हेलो, वेलकम यू ऑल टू अबाउ। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड में अगर कुछ केमिस्ट्री है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ में। मेरे चैनल में एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको सिलेबस में जितने भी प्रीलिम्स के सिलेबस में जीएसआई प्रीलिम्स के सिलेबस में जितना भी पोर्शन है ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। बट फॉर नेक्स्ट एग्जाम 18 फेब को आपका जो एग्जाम है जीएसआई प्रीलिम्स का, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ बोराक्स बीड टेस्ट। बोराक्स बीड टेस्ट आप किसके लिए करते हो? आप करते हो टू डिटेक्ट बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स मतलब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में डिफरेंस क्या है? बेसिक रेडिकल मतलब मेटल आयंस। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, और एसिड क्या है? एसिड मतलब अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन, एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो बेसिक रेडिकल कौन सा होगा? मेटल आयंस होगा बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और खुद कैटायनिक फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो बेसिक रेडिकल का बहुत सारे टेस्ट है, उनमें से एक स्पेशलाइज्ड ड्राई टेस्ट है बोराक्स बीड टेस्ट। अब बोराक्स बीड टेस्ट में बोराक्स के बारे में आपको पता होगा। व्हाट इज बोराक्स? बोराक्स इज Na2B4O7.10H2, ये है बोराक्स। अब एक मेटेलिक वेयर में कुछ बोराक्स पाउडर को लेके अगर आप रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे उसको, देन इट विल फॉर्म ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर बीड। अब ये व्हाइट कलर बीड का फॉर्मूला क्या है? इसको हम बोलते हैं बोराक्स बीड। अब इस बीड का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ दिस बीड इज Na-BO2 plus B2O3. This as a whole is called बोराक्स बीड। अब ये बोराक्स बीड बनने के बाद कोई मेटेलिक सॉल्ट के साथ जब आप इसको टच करवाओगे, इस बीड को जब आप टच करवाओगे, लाइक कोई एफी का सॉल्ट हो या फिर कोबाल्ट का सॉल्ट हो या फिर निकल का सॉल्ट या फिर क्रोमियम एटसेट्रा, इन सब के सॉलिड ऑक्साइड फॉर्म में जो सॉल्ट रहता है उनके साथ टच करवाने के बाद वापस अगर आप रिड्यूसिंग फ्लेम में, उसी रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर आप इसको हीट करोगे तो यू विल गेट करेस्पॉन्डिंग मेटल्स कलर, और सभी मेटल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। सो दिस इज द केमिस्ट्री बिहाइंड बोराक्स बीड टेस्ट। और ये जो कंपोजिशन है बोराक्स बीड का, वहां पे ये जो पार्ट है BO2, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेटाबोरेट। ठीक है, और जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑल्सो मेटाबोरेट सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम टेस्ट का केमिस्ट्री कैसा है? फ्लेम टेस्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, एक नॉर्मल मेटल सॉल्ट को केमिकली प्योर HCl के साथ टच करवाते हैं, कंसेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टच करवाने के बाद उनको बुनसेन बर्नर के फ्लेम में हीट करते हैं। तो मेटल क्या करता है? मेटल सॉल्ट प्योर HCl के टच में आके पहले तो अपना क्लोराइड फॉर्म करेगा, एंड इन दैट क्लोराइड मेटल जिस फॉर्म में है N+, वो पहले अपना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा हीट होते ही, और वापस जब अपना ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा देन इट विल एमिट सम एनर्जी, और वो एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा Hc बाई लैम्डा, उस लैम्डा के रिगार्डिंग जो कलर है हम उसको देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर Na सोडियम सॉल्ट है तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा दैट विल बी गोल्डन येलो कलर का लैम्डा। सोडियम सॉल्ट के लिए गोल्डन येलो कलर दिखाई देगा फ्लेम टेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्लेम टेस्ट पोटेशियम का हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट तो क्या होगा? पोटेशियम अपना कलर क्या देता है? वायलेट कलर या क्रिम्सन रेड कलर। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गोल्डन येलो कलर ऑफ सोडियम, ये वायलेट कलर क्या हो जाता है? वायलेट कलर मास्क हो जाता है, मतलब इसको हाइड कर देता है सोडियम का गोल्डन येलो कलर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट ब्लू ग्लास, डबल कोबाल्ट ब्लू ग्लास, इसका नाम ही है डबल कोबाल्ट ब्लू ग्लास। एंड इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो ये क्या करेगा? ये गोल्डन येलो कलर का एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो कोबाल्ट ब्लू ग्लास है, और गोल्डन येलो कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद हमको दिखाई देगा जस्ट लाइक अ फिल्टर ओनली क्रिम्सन रेड कलर। तब हमको ओनली क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देगा ऑफ पोटेशियम। इसी तरीके से फ्लेम टेस्ट में हम पोटेशियम को डिटेक्ट करते हैं अगर सोडियम प्रेजेंट है तो फ्लेम टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं? हम HCl यूज करते हैं। तो हम क्यों HNO3 एंड H2SO4 को यूज नहीं करते? क्योंकि HCl करेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स को उसके वोलाटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। जो क्लोराइड
generate होता है, those are mainly volatile chloride and that is why the emission of electron is possible. एक बार excited state में जाके वापस जब आएगा तो emission होता है और इसीलिए हमको कलर दिखाई में देता है, इसीलिए वो सॉल्ट क्या होना चाहिए, वो क्लोराइड सॉल्ट volatile होना चाहिए. बट इन केस ऑफ H2SO4 हमको क्या मिलेगा, कोई भी मेटल आयन को अगर हम रिएक्शन करवाए हमको सल्फाइड सॉल्ट मिलेगा. सल्फाइड सॉल्ट इज नॉन वोलाटाइल, क्लोराइड सॉल्ट जैसा ये वोलाटाइल नहीं होता है, तो इसीलिए हम H2SO4 को यूज नहीं करते हैं. और HNO3 क्या करेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनाएगा, कोई भी अगर मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो. और नाइट्रेट हीट देते ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. नाइट्रेट सॉल्ट को हीट देने के बाद ही इजीली डिकम्पोज हो जाता है. दैट इज वाई HNO3 को भी हम यूज नहीं कर सकते फिल्म टेस्ट में. नेक्स्ट इज सोडा लाइम क्या है, क्विक लाइम क्या है, स्लैक लाइम क्या है. क्विक लाइम से शुरू करते हैं. क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड इन इट्स सॉलिड स्टेट. स्लैक लाइम क्या है, स्लैक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट ये भी है सॉलिड स्टेट में. अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं या फिर वाटर ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा लाइम वाटर. ठीक है, दैट इज हाइड्रोलाइज्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम इज ड्राई मिक्सचर ऑफ NaOH plus CaO. दिस इज सोडा लाइम. नेक्स्ट है व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट. नेस्लर्स रिएजेंट हमको यूज करना पड़ता है टू डिटेक्ट एमोनियम आयन, या फिर सोल्यूशन में अगर एमोनिया प्रेजेंट है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम नेस्लर्स रिएजेंट को यूज करते हैं. ये नेस्लर्स रिएजेंट है क्या, 0.09 मोलर पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4, जो कि है एक बेसिक सोल्यूशन में 2.5 नॉर्मल KOH या फिर NaOH, दोनों में से कोई एक बेस आप यूज करो. सो दिस इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट. और ये एमोनिया के साथ रिएक्शन में क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट आयोडाइड सॉल्ट ऑफ मिलॉन्स बेस. इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है, मिलॉन्स बेस. इसका फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज OHG2NH2 और बाहर है आयोडाइड. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आसानी से याद रहे, HgO.HgNH2I. ठीक है, एंड दिस इज ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर. तो इसी तरीके से हमको एमोनिया का प्रेजेंस पता चल जाता है बाय नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट. नेक्स्ट इज ग्रुप सेपरेशन एंड देयर ग्रुप रिएजेंट. देखिए, कोई भी कैटायन आपके पास हो, मेटल आयन के सेपरेशन के लिए पहले आप ड्राई टेस्ट करोगे. ड्राई टेस्ट परफॉर्म होने के बाद आपको जाना पड़ेगा वेट टेस्ट में. वेट टेस्ट में सबसे पहले आता है ग्रुप सेपरेशन. वहां पे हमारे पास जितने भी मेटल आयंस है उनको हमने डिवाइड किया है 5 मेन ग्रुप में, और हर एक मेन ग्रुप से पर्टिकुलरली एक ग्रुप रिएजेंट को यूज करके हम उसी ग्रुप का मेटल कैटायंस को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते हैं. तो देखते हैं कौन सा ग्रुप है. सबसे पहले है ग्रुप 1. ग्रुप 1 का नाम ही है सिल्वर ग्रुप. तो ऑब्वियसली इसमें प्रेजेंट कैटायन कौन से होंगे, सिल्वर, लेड और Hg2+. यहाँ पे आप देखो Hg2+ का मतलब है मर्क्यूरस, नॉट मर्क्यूरिक, ये आपको ध्यान रखना है. ग्रुप रिएजेंट क्या है इस ग्रुप के लिए, कोल्ड डाइल्यूट HCl, ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट आएगा करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट का, जैसे कि AgCl, PbCl2 एटसेट्रा. देन है हमारे पास ग्रुप 2. ग्रुप 2 में 2 पार्ट है, एक है A, एक है B. ग्रुप 2A का नाम है, इसको हम बोलते हैं कॉपर ग्रुप. कॉपर ग्रुप में क्या बिलोंग करेगा, लेड, मर्क्यूरिक, बिस्मथ, कॉपर एंड कैडमियम. दिस इज 2A. और 2B का नाम है आर्सेनिक ग्रुप. इसका नाम है आर्सेनिक ग्रुप एंड इसमें बिलोंग करता है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिन. ग्रुप 2A एंड B दोनों के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डिजॉल्व्ड इन हॉट डाइल्यूट HCl. करेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग सल्फाइड का प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा. देन ग्रुप 3. ग्रुप 3 में भी 2 पार्ट है, एक है 3A, इसका नाम है आयरन ग्रुप. आयरन ग्रुप में है आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, सब +3 कैटायंस वाले आयरन ग्रुप में है. डाइल्यूट NH3 यूज करके डाइल्यूट एमोनिया से आप इसको प्रेसिपिटेट करवा सकते हो एज देयर करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड. दिस इज PPT. देन ग्रुप 3B का नाम है जिंक ग्रुप. जिंक ग्रुप में आपको मिलेगा जिंक, निकेल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज. ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट NH3 दोगे, साथ में H2S आप दोगे. सल्फाइड, करेस्पॉन्डिंग सल्फाइड आपको प्रेसिपिटेट के तौर पे मिलेगा. देन ग्रुप 4. ग्रुप 4 का नाम है कैल्शियम ग्रुप. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ग्रुप
इसमें है कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। करेस्पॉन्डिंग ग्रुप रिएजेंट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट इन डायलूट NH3। ये अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होना चाहिए सैचुरेटेड अमोनियम कार्बोनेट इन डायलूट अमोनिया। और करेस्पॉन्डिंग और रिलेटेड प्रेसिपिटेट आपको क्या मिलेगा? आपको मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देन आखिरी ग्रुप 5, इसमें है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एमोनियम आयन। इसका नाम है एल्कली ग्रुप और इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएजेंट हमको अभी तक नहीं मिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्या है? ये जो हम ग्रुप सेपरेशन किए सभी मेटल आयंस को, इसका प्रिंसिपल है 2 मेनली। एक है कॉमन आयन इफेक्ट एंड दूसरा है सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। अगर कोई सोल्यूशन में एक सॉल्ट है जिसका कैटायनिक पार्ट है A+, एनायनिक पार्ट है B-, इन दोनों का कंसेंट्रेशन आपको देखना होगा क्या है। इन दोनों का कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर KSP को क्रॉस कर जाता है तभी जाके AB का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा एक्चुअल में। लेकिन अगर KSP इज ग्रेटर देन देयर कंसेंट्रेशंस प्रोडक्ट तो आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। यह है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फंडा। देन वेट टेस्ट में ही एक आता है क्वेश्चन नंबर 9, परमैंगनिक एसिड टेस्ट। ये किसका होता है? Mn2+ आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं ये देखने के लिए इसको परमैंगनोमेट्री भी आप समझ सकते हो। ये यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि HCl के प्रेजेंस में क्यों इसको यूज नहीं किया जाता। ये परमैंगनोमेट्री चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि फाइनली आपको कलर किस चीज का मिलता है? पिंक कलर, MnO4-, इसका कलर आपको मिलेगा। अब MnO4- इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl-। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि MnO4- इज मोर पावरफुल देन Cl- एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हर चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो MnO4- में Mn रहता है +7 स्टेट में। अब +7 से +2 आने के लिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 को हम क्या बोलते हैं? EMF और रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 1.51 वोल्ट। ठीक है, वही अगर हम Cl- और Cl2 इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या होगा? वी विल गेट 1.36 वोल्ट। ये हमको मिलेगा, ये डेटा हमको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रिंसिपल ये है कि हायर द E0 वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका MnO4 कपल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है देन Cl2Cl- कपल, तो ये खुद रिड्यूस होगा, ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को, इस कपल को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि हायर द E0 वैल्यू, हायर द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी उतना बढ़ जाएगा और खुद के रिड्यूस होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। अब आप देखो एक्चुअल रिएक्शन में फिर क्या होगा। अगर आपके पास सोल्यूशन में आखिरी में MnO4- है which is pink in color, that will be reduced in Mn2+, और सोल्यूशन में आपने जो HCl यूज किया है उसका Cl- will get oxidized to क्लोरीन गैस। तो क्या होगा HCl यूज करने से? ये जो पिंक कलर है that will completely disappear and titration will be unsuccessful and that is why HCl is not used। हम इसके जगह यूज करते हैं H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको बहुत जगह NI के टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, जिसके लिए आप क्या यूज करोगे? DMG यानी कि डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम यूज करना पड़ेगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ निकेल जिसका कलर है रोज रेड। आपको एक रोज रेड प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा इफ यू यूज DMG विथ निकेल सॉल्ट। DMG का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे आपको ऑक्साइम लिंकेज देखने को मिलेगा। ये जो C डबल बॉन्ड NO है दिस इज ऑक्साइम लिंकेज, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसके साथ निकेल का रिएक्शन करवाने के बाद यू विल गेट ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज किलेशन रिएक्शन। किलेशन रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है रोज रेड एंड दिस इज ए precipitate। Next question number 11, this is about Bunsen burner। Bunsen burner was invented by Robert Bunsen
और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इसका जो फ्लेम है, बुनसेन बर्नर चलाने के बाद आपको जो फ्लेम मिलेगा उस फ्लेम में कुछ पोर्शंस है, उन पोर्शंस को विथ टेम्परेचर आपको याद रखना होगा। जैसे कि दिस इज अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन। एंड यू मे हैव नोटिस्ड ये जो बाहर का पोर्शन है दैट इज येलोइश, ये बाहर का पोर्शन येलोइश रहता है और जितने आप नीचे के तरफ आओगे इट बिकम्स मोर ब्लूअर। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड, जहां पे ब्लू फ्लेम खत्म होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अपर रिड्यूसिंग जोन। और ये अपर रिड्यूसिंग जोन जहां पे खत्म होता है और ऑक्सीडाइजिंग जोन चालू होता है, उस पोर्शन का टेम्परेचर है मैक्सिमम, दैट इज अराउंड 1580 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोएस्ट टेम्परेचर होता है सबसे नीचे, दिस इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये लोएस्ट पोर्शन को हम बोलते हैं लोअर रिड्यूसिंग जोन। रिड्यूसिंग जोन क्यों? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन केस ऑफ बुनसेन बर्नर। और बर्न्ड कार्बन आपको कहाँ पे मिलेगा? नीचे ही मिलेगा, क्योंकि बुनसेन बर्नर की जो फ्लेम है वो सबसे ज्यादा फ्यूल के कार्बन पोर्शन को इसी जगह पे छोड़ देता है, इस पोर्शन में छोड़ देता है। तो यहाँ पे कार्बन का क्वांटिटी बहुत हाई रहता है एंड दैट इज वाई दिस इज ए रिड्यूसिंग जोन जहाँ पे रिडक्शन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड में दो तरीके का स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब सोल्यूशन का स्ट्रेंथ टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है, सोल्यूशन का स्ट्रेंथ सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसका कुछ और भी क्राइटेरियाज है, जैसे कि जिस सॉल्ट से आप सोल्यूशन बनाओगे वो सॉल्ट होना चाहिए प्योर फॉर्म में एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होना चाहिए इनर्ट टू एटमोस्फियर, मतलब हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं और हाइग्रोफोबिक भी नहीं। देन जिस सॉल्ट से आप इसको प्रिपेयर करोगे वो होना चाहिए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट या फिर हाई इक्विवेलेंट वेट होने से हमारा वेइंग करने के वक्त जो एरर का परसेंटेज है वो बहुत ही लो हो जाता है। देन फोर्थ कंडीशन इज वो सॉल्ट इजीली सल्यूबल होना चाहिए इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। एंड देन फाइनली, जो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि उस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए विथ टाइम। स्ट्रेंथ शुड बी अनचेंज्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। अब एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का? प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में यूज होता है, जैसे कि आप एसिड बेस रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो, या फिर आप रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो कैटेगरिकली अगर मैं कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम बताऊं तो एसिड बेस सोल्यूशन के लिए बेस्ट होगा बोरॉक्स सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर पोटेशियम बाई आयोडेट यानी कि KHIO3 होल 2, या फिर सक्सिनिक एसिड। दीज आर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स फॉर एसिड बेस रिएक्शन पर्पस। रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए हम नॉर्मली जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं उनमें सबसे पॉपुलर है ऑक्सैलिक एसिड, या फिर कोई भी ऑक्सलेट सॉल्ट, खास करके सोडियम ऑक्सलेट। देन पोटेशियम आयोडेट भी आप यूज कर सकते हैं KiO3, या फिर पोटेशियम आयोडेट की जगह पोटेशियम ब्रोमेट, और आयोडीन इटसेल्फ इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। फिर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए आप क्या यूज करोगे एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड? जिंक क्लोराइड, या फिर ZnSO4.7H2O, या फिर मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है MgSO4.7H2O। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका नाम है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इज नथिंग बट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। तो कभी कभार एप्सम सॉल्ट प्राइमरी है या सेकेंडरी ये भी पूछा जा सकता है। एंड देन और भी कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एटसेट्रा। इन सब का भी स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता थ्रू आउट ए लॉन्ग पीरियड। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होगा? प्राइमरी स्टैंडर्ड में जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया उस क्राइटेरिया को आप रिवर्स कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब जिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा ओवर द टाइम पीरियड। तो आप क्या करोगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, बार बार उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा जब भी आप यूज करोगे। फॉर सम एग्जांपल, जितने भी एसिड है HCl, H2SO4, some bases like NaOH, KOH, फिर KMnO4, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज सेल्फ इंडिकेटर।
Then sodium thiosulfate Na2H2O3.5H2O. Sodium thiosulfate etc. These are all secondary standard substances. Also one more important thing जो कि हम titration में use करते हैं EDTA ethylene diamine tetraacetate that is also a secondary standard substance. Now question number 13. 13 में आपको अगर ये पूछा जाए कि Wattman filter paper 40, 41, 42 ये तीन टाइप इनमें डिफरेंस क्या है और डिफरेंस किस बेसिस पे है, आपका आंसर क्या होगा? द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी. इन फिल्टर पेपर्स में कितने पोर्स है? फिल्टर पेपर मतलब आप कोई सब्सटेंस को या सोल्यूशन को फिल्टर करोगे उस फिल्टर पेपर के थ्रू, और फिल्टर करने के वक्त पार्टिकल साइज जिसको आप फिल्टर करना चाह रहे हो अगर वो पोर के साइज से ज्यादा है तभी वो फिल्टर सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर पार्टिकल साइज पोर साइज से कम है तो वो फिल्टर क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा. एंड दैट इज वाई 40, 41, 42 तीन टाइप के वाटमैन फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, जहां पे 42 पेपर में पोर साइज सबसे छोटा है. पोर साइज सबसे छोटा है फॉर 42 और 40 में पोर साइज सबसे ज्यादा बड़ा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर जनरली ऐशलेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फिल्टर पेपर में कुछ प्रेसिपिटेशन रहता है, उस प्रेसिपिटेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नाइट करना पड़ेगा. इग्नाइट करने के बाद उसका वेइंग करोगे, इग्नाइट करने के बाद जो भी आपको मिलेगा उसका वेइंग आपको करना पड़ेगा. अब अगर फिल्टर पेपर से कार्बन कंटेंट इस वेइंग में आ जाए तो आपका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होगा. तो कार्बन कंटेंट या ऐश कंटेंट क्या होना चाहिए? बिल्कुल ही 0% होना चाहिए, यानी कि ऐशलेस फिल्टर पेपर होना चाहिए. सो व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ ए फिल्टर पेपर रिगार्डिंग ऐशलेसनेस? टॉलरेंस लिमिट है 0.0001 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज कि आप कोई एसिड बेस इंडिकेटर का जो रेंज है वो रेंज को किस फॉर्मूला से डिटेक्ट कर पाओगे? एसिड बेस इंडिकेटर के लिए थ्योरी क्या है कि अगर कोई इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में एक कलर देता है देन वही सेम इंडिकेटर आयन बेसिक मीडियम में दूसरा कलर शो करेगा. सो दिस इज इन बेसिक मीडियम एंड दिस इज इन एसिडिक मीडियम. अब हेंडरसन इक्वेशन आपको याद है, पीएच वाला इक्वेशन, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे पीएच इक्वल्स टू PKIN प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, मतलब ये जो आयन है इंडिकेटर माइनस आयन माइनस इसका कंसेंट्रेशन बाई HIN का कंसेंट्रेशन. नाउ हम क्या चाहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर हमें हमेशा शार्प कलर दे. तो शार्प कलर कैसे होगा? अगर आयन माइनस इसका कंसेंट्रेशन और HIN यानी कि एसिडिक मीडियम में इसका जो फॉर्मूला है उसका कंसेंट्रेशन, इन दोनों में अंतर होना चाहिए मिनिमम 10 टाइम्स. या तो फिर आयन माइनस का कंसेंट्रेशन HIN से 10 टाइम्स ज्यादा हो, या तो फिर 0.1 यानी कि HIN का कंसेंट्रेशन आयन माइनस से 10 टाइम्स ज्यादा हो. तो इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे. pH इक्वल्स टू PKIN प्लस माइनस 1. दिस इज योर कंडीशन फॉर शार्प कलर चेंज ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर. अब इंडिकेटर का फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. इंडिकेटर का दो फॉर्म होता है, एक को हम बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म या फिर इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्विनॉइड फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म इज बेंजीनॉइड फॉर्म या फिर इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेंजॉइड फॉर्म. इन दोनों फॉर्म के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आपको स्ट्रक्चर में कंप्लीट बेंजीन रिंग दिखे, एसिड बेस इंडिकेटर का कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें अगर कंप्लीट बेंजीन रिंग दिखे मतलब वो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है. और अगर आपको इस टाइप का रिंग दिखे, इस टाइप का रिंग दिखे देन इट मीन्स द स्ट्रक्चर हैज क्विनोनॉइड फॉर्म. जनरली अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है H प्लस एसिडिक मीडियम तब ये बेंजीनॉइड फॉर्म में रहेगा, और अगर बेसिक मीडियम आप कर देते हो तब ये रहेगा क्विनोनॉइड फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल हम ड्रॉ करके देखते हैं सबसे कॉमन इंडिकेटर एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट इज फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर. इसका भी दो फॉर्म है, क्विनोइड फॉर्म एंड बेंजीनॉइड फॉर्म, और ये बहुत बार एमसीक्यू में आ भी चुका है. दिस इज टू फॉर्म ऑफ फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर. कौन सा एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्म है और कौन सा बेसिक? ये है एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्म और ये है बेसिक सोल्यूशन का फॉर्म.
एसिडिक सोल्यूशन में देखो आप 3 बेंजीन रिंग को 1, 2 और 3 बेंजीन रिंग तीनों ही है इस फॉर्म में, दैट मीन्स बेंजीनॉइड फॉर्म में। सो दिस इज इन बेंजीनॉइड फॉर्म। और इसका कलर क्या है? एसिडिक कंडीशन में फेनोप्थलीन इज कलरलेस। अब आप देखो बेसिक सोल्यूशन में क्या है। बेसिक सोल्यूशन में 2 बेंजीन रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल बेंजीन रिंग, बट this is not a normal benzene ring, this is a quinoid ring. So this phenolphthalein structure resides in quinoid form। और इसका कलर क्या होता है? इट हैज पिंक कलर। बेसिक सोल्यूशन में फेनोप्थलीन का पिंक कलर होता है। और बीच में जो इक्विलिब्रियम साइन है, उस इक्विलिब्रियम साइन को आप ध्यान में रखना। अगर राइट हैंड साइड में हम बेसिक सोल्यूशन में जा रहे हैं तो OH माइनस ऊपर होगा और नीचे होगा H प्लस। सिमिलरली और एक एसिड बेस इंडिकेटर को हम ड्रॉ करके देखते हैं, वो है मिथाइल ऑरेंज। अब ये मिथाइल ऑरेंज का दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर इज इन एसिड फॉर्म, मतलब H प्लस देने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला है, बट इट इज इन क्विनॉइड फॉर्म। सो ये है डिफरेंस फ्रॉम फेनोप्थलीन। यहाँ पे एसिड मीडियम में आपको क्विनॉइड फॉर्म मिला है। इसका कलर क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड इन एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में जब हम जा रहे हैं, इसीलिए हमने H प्लस को अलग रखा है कि H प्लस निकल चुका है। इन बेसिक मीडियम H प्लस निकल चुका है एंड दोनों जो बेंजीन रिंग है वो है नॉर्मल बेंजीन रिंग एंड दिस स्ट्रक्चर इज दस इन बेंजीनॉइड फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम में आपको मिलता है बेंजीनॉइड फॉर्म और एसिड मीडियम में आपको मिलता है क्विनॉइड फॉर्म। और बेसिक यानी कि अल्कली मीडियम में कलर क्या होगा? कलर होगा ऑरेंज। एसिड मीडियम में कलर है आपका रेड और बेसिक मीडियम में कलर है ऑरेंज। दिस इज फॉर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। टॉपिक नंबर 17 में कुछ इंडिकेटर के नाम और एसिडिक मीडियम में वो कैसा कलर देता है, बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर देता है एंड ऑन द होल पीएच रेंज क्या है, ये हम देखेंगे। मेनली हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फेनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और मिथाइल रेड भी एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। डिफरेंस क्या है? एल्कली में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देता है, जबकि एल्कली मीडियम में मिथाइल रेड येलो कलर देता है। पीएच रेंज क्या है? लगभग सेम है, 3.1 से 4.5 और ये है 4 से 5.2। फेनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर नहीं देता, कलरलेस, और यहाँ पे देता है पिंक कलर बेसिक मीडियम में। इसका रेंज है 8.4 से 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आसपास के कुछ इंडिकेटर आप देखो। फेनोप्थलीन के आसपास के पीएच रेंज का इंडिकेटर क्या है? एक है, इसका नाम है थाइमोल ब्लू। दिस इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। रेंज है 9.3 से 10.5। वैसे ही थाइमोल्फथलीन करके एक इंडिकेटर है, थाइमोल्फथलीन, ये भी कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। रेंज लगभग सेम है, 9.4 से 10.6। ये तीनों है फेनोप्थलीन ग्रुप के। अब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड ग्रुप के 2 इंडिकेटर है। एक है ब्रोमो क्रेसॉल ग्रीन, इसका नाम है ब्रोमो क्रेसॉल ग्रीन। ये एसिडिक मीडियम में देता है येलो कलर एंड बेसिक मीडियम में देता है ब्लू कलर। रेंज क्या है इसका? 4 to 5.6। एंड और एक इंडिकेटर है थोड़ा सा ऊपर रेंज का, दैट इज ब्रोमो थाइमोल ब्लू। ये भी सिमिलरली येलो कलर देता है एसिडिक मीडियम में, ब्लू कलर देता है बेसिक मीडियम में, बट रेंज क्या है? 6.2 से 7.6, यानी कि आइडियल रेंज। नाउ इन टॉपिक 18 हम बात करेंगे कि कौन से इंडिकेटर को किस टाइप के टाइट्रेशन के लिए हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पीएच रेंज 7 से काफी कम रहेगा और पीएच जंप का रेंज कितना होगा? पीएच जंप का रेंज होगा 3 to 7। So we will be needing indicators like methyl red, methyl orange, bromocresol green, this type of indicators। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का टाइट्रेशन करें तो पीएच हमेशा 7 के ऊपर रहेगा। पीएच जंप का रेंज कितना होगा? पीएच जंप का रेंज होगा 7 से 10 या 11। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक फेनोल्फथलीन, थाइमोल ब्लू एंड थाइमोल्फथलीन। और अगर हमारे पास आइडियल केस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड
plus strong base, ये situation रहे, then pH jump would be 4 to 10. So any indicator, we can use any indicator, क्योंकि ये रेंज कवर करने लायक सभी इंडिकेटर है। तो इन तीनों पर्टिकुलर केस के लिए हमको 3 टाइप का इंडिकेटर मिल गया। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इंडिकेटर। मिक्स्ड इंडिकेटर का कंसेप्शन कहाँ से आया? मैंने अभी अभी आपको जो 3 टाइप का टाइट्रेशन बताया, उन 3 टाइप में कौन सा वाला टाइप मिसिंग था? मिसिंग था वीक एसिड प्लस वीक बेस का टाइट्रेशन। इन केस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, आपको एक इंडिकेटर का पीएच रेंज से एंड पॉइंट पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको 2 से ज्यादा इंडिकेटर मिक्स करना पड़ेगा टू गेट सच अ इंडिकेटर जिसका पीएच जंप 2 to 3 इंटरवल में काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू, इस इंडिकेटर के साथ अगर आप न्यूट्रल रेड इस इंडिकेटर को मिक्स करोगे, then you will get such a indicator which can be used in weak acid plus weak base titration. अगर हम एसिडिक से अल्कलाइन यानी कि बेसिक सोल्यूशन की तरफ जाए तो शार्प चेंज दिखाई देगा और कलर क्या होगा? फ्रॉम वायोलेट ब्लू टू ग्रीन। यह आपको शार्प चेंज दिखाई देगा जब आप एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में स्विच करोगे विद दिस मिक्स इंडिकेटर फॉर ए वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट अनदर काइंड ऑफ इंडिकेटर, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका भी ज़रूरत क्यों पड़ा हमको? क्योंकि बहुत सारे टाइट्रेशन होते हैं जो ट्राइबेसिक एसिड यानी कि ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे H3PO4, इसका टाइट्रेशन जब आप करोगे तो इसका 3 बार पीएच जंप होगा, क्योंकि ये H प्लस को एक बार छोड़ेगा, फिर दूसरा H प्लस को छोड़ेगा एंड फाइनली 3 H प्लस आयन को छोड़ेगा। तो यू विल गेट 3 pH जंप विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ए सिंगल इंडिकेटर। सो आपको पहले की तरह मिक्स्ड इंडिकेटर चाहिए होगा, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर और मिक्स्ड इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कोई भी टाइट्रेशन में यूज कर पाओगे, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर रहता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज इज वन ऑफ द कंपोनेंट, उसके साथ है मिथाइल रेड, देन यू हैव ब्रोमोथाइमॉल ब्लू प्लस फाइनली फेनोप्थेलिन। सो इन ए टाइट्रेशन आप जब pH 3 से 4 चेंज करोगे, फिर 4 से 6, फिर 6 से 7, 7 से 8, फिर 8 से 11, हर एक चेंज के लिए आपको अलग अलग कलर चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटमस पेपर। हम जो नॉर्मल लेबोरेटरी में यूज करते हैं लिटमस पेपर, वो बना किससे है? दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ लिटमस पेपर इज एजोलिटमिन। एजोलिटमिन करके एक नेचुरल डाई है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एल्गी एंड लाइकेंस। एल्गी एंड लाइकेंस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ नेचुरल डाई। अब एजोलिटमिन के अंदर एक क्रोमोफोर है विच इज कॉल्ड 7 हाइड्रोक्सी फेनोक्साइड। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? दिस लुक्स लाइक दिस। जब pH है सोल्यूशन का 7, एग्जैक्टली 7, तब इसका कलर क्या है? इसका कलर है पर्पल। अगर हमने pH को 8.2 क्रॉस करवा दिया तब इसका कलर होगा ब्लू, और अगर हम pH को 4.5 रेंज के नीचे ले आए तब इसका कलर होगा रेड। और यही है लिटमस पेपर 7 हाइड्रोक्सी फेनोक्साइड। नाउ टॉपिक नंबर 22, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपके पास एक ट्राइबेसिक एसिड है जैसे कि H3PO4, तो वो 3 बार डिसोसिएट होगा। फर्स्ट H2PO4 माइनस ऐसे, सेकेंड बार लाइक दिस एंड थर्ड टाइम लाइक दिस। तो हर एक स्टेप के लिए आपको एक pKa वैल्यू एंड एक pH वैल्यू मिलेगा हर एक स्टेप के लिए। सो यू हैव टू यूज 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर ईच ऑफ द स्टेप जंप ऑफ pH। हर एक स्टेप में pH जंप होगा। फर्स्ट स्टेप जंप के लिए आप क्या यूज करोगे? फॉर द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू यूज मिथाइल ऑरेंज, फॉर द सेकेंड स्टेप यू हैव टू यूज थाइमोल्फथैलिन, एंड फॉर द लास्ट स्टेप देयर इज नो स्पेसिफिक इंडिकेटर। तो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का टाइट्रेशन करना अगेंस्ट ए बेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एंड पॉइंट हमें पकड़ में नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं? इसको इनडायरेक्टली टाइट्रेट करवाते हैं हम। H3PO4 को इनडायरेक्टली टाइट्रेट करवाते हैं हम CaCl2 के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। क्या मिलेगा आपको?
कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको एक बार में ही प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। साथ में मिलेगा 6 HCl, 6 मोल HCl फॉर 3 मोल कैल्शियम क्लोराइड यूजिंग 2 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो एक्स्ट्रा HCl आपको मिल गया, लिबरेटेड HCl, दैट विल बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि H3PO4 में एसिडिक पार्ट, एसिडिक कंटेंट कितना था। एंड दैट इज वाई अगर आपको MCQ में पूछा जाए कि विच इज यूज्ड फॉर फॉस्फोरिक एसिड टाइट्रेशन एज ए इंडिकेटर, आपका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सपोज लेबोरेटरी में एक स्टूडेंट को HCl को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, HCl को स्टैंडर्डाइज करना है, और उसके पास स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो बेसिक सॉल्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और जो इंडिकेटर प्रेजेंट है दैट इज फेनोल्फथैलीन। तो वो HCl को स्टैंडर्डाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सबसे पहले आप एक चीज देखो, HCl क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और NaOH क्या है? ये भी है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो HCl को NaOH से या फिर NaOH को HCl से आप कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाओगे। HCl को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्ट चाहिए विच इज सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का प्रॉब्लम क्या है? 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 मोल ऑफ HCl चाहिए होगा, क्योंकि इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा it will form NaHCO3 which in the next step will become NaCl plus H2CO3। अब इन दो स्टेप के लिए pH जंप कैसा होगा? फर्स्ट स्टेप में pH आ जाएगा 8.5 के नीचे, और सेकेंड स्टेप में pH आएगा 5 के नीचे। सो अगर आप फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज करते हो तो फर्स्ट स्टेप में ही जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होगा और 8.5 के नीचे pH जाएगा, फेनोल्फथैलीन अपना कलर चेंज कर देगा, इट विल बिकम पिंक टू कलरलेस। एंड दैट इज वाई आपका जो टाइटर वैल्यू आएगा, हम टाइट्रेशन के वैल्यू को बोलते हैं टाइटर वैल्यू, टाइटर वैल्यू अगर 1 ml आया दैट विल बी रॉन्ग। तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर के जगह यूज करना चाहिए मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड इंडिकेटर, जिसका रेंज है 3 to 5, यानी कि जब कंप्लीट टाइट्रेशन होगा सेकेंड स्टेप में pH जब 5 के नीचे आएगा तभी वो अपना कलर चेंज करेगा एंड वी विल गेट द करेक्ट टाइटर वैल्यू। बट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि स्टूडेंट के पास फेनोल्फथैलीन ही है, तो वो क्या करेगा? लेबोरेटरी में कोई भी मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर नहीं है। द आंसर विल बी, उसके पास जो टाइटर वैल्यू आया है x ml, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 2x ml विल बी द राइट आंसर, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होता है इन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एग्जैक्टली द हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। सो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में अगर आपको x ml टाइटर वैल्यू मिला है तो फुल न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू में आपको क्या मिलेगा? 2x ml वैल्यू मिलेगा। दैट्स ऑल।